मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द साइबर सिक्योरिटी, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको मैं करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू टाइप आपके सामने मॉडल पेपर देखने को मिलेगा और आपके सामने अब लास्ट पेपर है आपका एक दो बच्चों का, मतलब इससे पहले आपके सामने लगभग एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो एग्जाम खत्म उससे पहले सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दो। 39K में आपके सामने 700 सब्सक्राइबर कम है, कम से कम ये तो पूरे करवा दो भाई। 40,000 सब्सक्राइबर में अभी तक 29,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 700 सब्सक्राइबर कम है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर अगर जो पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो वहां पर आपके सामने लिंक मिल जाएगा, बाकायदा वहां से जाकर पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। अलग मॉडल पेपर लेकर आए आपके सामने और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ सकते हो आप। व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर स्पेस? साइबर स्पेस के दृश्य अवधारणा के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? मतलब देखो, थोड़ा टिपिकल और थोड़ा अच्छी लैंग्वेज वाले प्रश्न लेके, मतलब अगर हार्ड लैंग्वेज में प्रश्न आए तो इस प्रकार कहेंगे। साइबर स्पेस क्या होता है उसी के बारे में आपको बताना है ना। और दृश्य विजुअल वाइज कैसे होते हैं? साइबर स्पेस है, जैसे आप अगर फिजिकल स्पेस में रहते हो तो आपको कहीं पर पहाड़ दिखाई देंगे, है ना, कहीं पर लोग दिखाई देंगे, कहां पर आपके सामने वाहन दिखाई देंगे। मतलब अपनी जो आसपास की जो दुनिया मफा रहा ना फिजिकली, है ना, वह फिजिकल स्पेस हुआ है। और जो इंटरनेट पे अपन दोस्त बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सब साइबर स्पेस होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब साइबर स्पेस में अपन क्या क्या देखते हैं? एक ग्लोबल विजुअल नेटवर्क टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिजिटल सिस्टम, परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर और डिजिटल प्रणालियों की वैश्विक आभासी नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से एक लड़का आपको दिखा रहा है कि आपके सामने देखो मेरा काम है ना वो इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसा मंदिर है, यहाँ पर ऐसे तालाब है, यहाँ पर ऐसा चीज है। एक अपना लड़का अपने शहर के बारे में बता रहा है, कोई नदी के बारे में बता रहा है, कोई पहाड़ों के बारे में बता रहा है। क्या आप वहां पर मौजूद हो? नहीं हो, लेकिन उन लोगों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप उन जगहों से जुड़े हुए और वहां की चीजों को देख पा रहे हो। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार के स्पेस को साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। आपके सामने बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं, है ना, बहुत सारे डिजिटल उपकरण है। कंप्यूटर क्यों, आपका मोबाइल लैपटॉप है, वो सब किससे जुड़े रहते हैं? अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्कों से जुड़े रहते हैं, उसी को साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले की बात करें। विच हिस्टोरिकल डिसेंट्रलाइजेशन मिलिट्री स्पॉन्सर्ड नेटवर्क लेड द कोर फंडामेंटल ऑफ टुडे इंटरनेट? सबसे पहले कौन सा, किस ऐतिहासिक विकेंद्रीकृत सैन्य प्रायोजित नेटवर्क ने आज के इंटरनेट की नींव रखी? सबसे पहले जो इंटरनेट है ना, वो आपके सामने किसके लिए शुरू किया गया था भाई? डिफेंस सिस्टम के लिए, आर्मी वालों के लिए शुरू किया गया था और धीरे धीरे जाकर आज का जो वर्तमान नेटवर्क है उसके रूप में वो स्थापित हुआ। तो कौन सा था? सबसे पहले आरपा नेट, किसके नाम से जाना जाता था? आरपा नेट है। इंटरनेट की सबसे पहली जो शुरुआत है वो आरपा नेट से ही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है एकदम। अगले वाले प्रश्न की बात करें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज यूजिंग एन एंटीवायरस फॉर एन पर्सनल कंप्यूटर? है ना, व्यक्तिगत कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मतलब अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में एंटीवायरस का यूज कर रहे हो तो क्यों करते हो? सिंपल सी बात है, जो आपके कंप्यूटर, जैसे आप भाई, ये तो सवाल वही है कि अगर आप बीमार हो गए और दवाई लेते हो तो क्यों लेते हो? बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में कौन सी बीमारी होती है? वायरस बीमारी होती है। तो उससे लड़ने के लिए क्या एंटीवायरस का प्रयोग वो किया जाता है। टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव द मैलिशियस सॉफ्टवेयर इन्फेक्शन, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयरों का पता लगाना, उन्हें रोकना और उन्हें हटाना। किस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो गलत चीजें जो आपके कंप्यूटर से को हैक कर सकती हैं, रोक सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, आपका पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं, आपको कोई गलत आपकी चीजों का दुरुपयोग कर सकते हैं, उन सब चीजों को आपको कंप्यूटर से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है 3 नंबर प्रश्न का। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक डेटा बुनियादी ढांचे के कंप्यूटर इथिक्स, संगणक नैतिकता को परिभाषित करता है? तो कंप्यूटर इथिक्स क्या होता है भाई आपके सामने? मोरल एंड द मोरल लीगल गाइडलाइंस गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग को नियंत्रित करने वाले नैतिक व नैतिक कानून रहते हैं। देखो क्या होता है कंप्यूटर इथिक्स? कंप्यूटर इथिक्स यही होता है कि अगर आप जैसे कि एक बात देखो, मैं अलग अलग उदाहरण देके बताऊं। कंप्यूटर इथिक्स की बात करें, सबसे पहले अगर आप इंटरनेट प्रयोग कर रहे हो तो इंटरनेट पे काफी लोग क्या करते हैं, आपके सामने लोगों को हेट कमेंट करते हैं, कमेंट में कुछ गलत आप शब्दों का प्रयोग करते हैं,
है ना, आपके सामने आप और आपके सामने किसी के जो फोटो वीडियो उनका गलत मिसयूज करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। ठीक है, अगर आपके कोई साथ के दोस्त है, कोई व्यक्ति अगर उसकी पर्सनल जानकारी आपके पास है, तो उसका भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी गलत प्रयोग वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें भी आपको नहीं करनी चाहिए, गलत है ना। तो यही सब चीजें कंप्यूटर इथिक्स के अंतर्गत आती हैं कि अगर आप है ना नैतिक तरीके से, आप जैसे आप समाज में रहते हो तो आपके संस्कार होते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, दूसरों के बड़े लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, है ना, आपके सामने समाज में सुख दुख में व्यक्तियों के साथ देना चाहिए, ये हमारे संस्कार होते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट पे भी काम करने के हमारे कुछ ना कुछ संस्कार और मूल्य होने चाहिए, उसी को कंप्यूटर इथिक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है व्हाट मैकेनिज्म यूज्ड टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंस प्रोटेक्ट योर फाइल। तो टू स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है वो किस चीज में काम आता है भाई आपके सामने? एंटरिंग द आइडेंटिकल पासवर्ड स्ट्रिंग ट्वाइस कंजुकेटिव, एक पासवर्ड स्ट्रिंग को लगातार 2 बार दर्ज करना। देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या करता है, जैसे कि आप सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा ना, तो अगर क्या तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पे ओटीपी आएगा, पहली चीज। अगर ओटीपी नहीं आएगा आपके मोबाइल पे तो क्या हो सकता है, आप कोई ऐप वगैरह से आपको की देगा, उस की से लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो एक ही पासवर्ड को 2 बार लॉगिन किया जाता है, जिससे वेरीफाई हो जाए कि करने वाला व्यक्ति है वो ओरिजिनल है और कोई व्यक्ति नहीं, कोई हैकर वगैरह नहीं, क्योंकि पासवर्ड तो किसी को पता चल जाएगा, तो उसका मिसयूज ना करे। मिसयूज से बचने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपके सामने क्या है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। केवल एक पासवर्ड को हटाकर दूसरी बार सत्यापन करने की आवश्यकता होना, मतलब एक पासवर्ड को एक ही बार नहीं, आपके सामने 2 बार उसको वेरीफाई किया जाता है। एक बार आपके सामने पासवर्ड लगाओ, दूसरी बार उस पर ओटीपी लगाना होता है। इसमें बी ऑप्शन लगभग के बी ऑप्शन बना दिए हैं, लेकिन ये तो चलो आप स्किप कर देना, बस आप चीजों को समझ लो, वो जरूरी ऑप्शन वगैरह मायने नहीं रखते हैं। Which protocol indicate the web browser session is encrypted and securely communication with server? कौन सा प्रोटोकॉल इंगित करता है कि एक वेब ब्राउजर सत्र इंक्रिप्टेड और सर्वर के साथ सुरक्षित रूप से काम कर रहा है? कौन सा? HTTPS। क्या होता है HTTPS? क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और उसमें अगर एस लगा होता है ना, अगर इसमें देखो HTTP है और HTTPS, एस का क्या होता है? एस का अर्थ होता है सिक्योर। सिक्योर का अर्थ हो रहा है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, इंटरनेट पे कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, वो सिक्योर है या नहीं है, क्या वो आपके सामने आप कोई भी थर्ड पार्टी या गलत वेबसाइट पे तो नहीं आए गए हो जहां पर हैकिंग होने के चांसेस है। तो इस प्रकार की वेबसाइट, इस प्रकार के गलत चीजों से आपको बचाने के लिए HTTP या HTTPS का यूज किया जाता है। जहां पर HTTPS आ जाता है इसका मतलब वो सुरक्षित वेबसाइट है, और जहां पे HTTP आ जाता है वो आपके सामने सुरक्षित वेबसाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। समझ में आ गया? एस का अर्थ ही फुल फॉर्म में सिक्योर होता है। व्हाट इज द सिक्योर पासवर्ड कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी रिकमेंडेड बाय द मेजर साइबर सिक्योरिटी फर्म्स? प्रमुख साइबर सुरक्षा ढांचे द्वारा अनुशासित एवं एक सुरक्षित पासवर्ड निर्माण रणनीति क्या होती है? एक ही प्रमुख साइबर सुरक्षा ढांचे द्वारा अनुशासित और सुरक्षित पासवर्ड निर्माण रणनीति क्या होती है? पासवर्ड को आप किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? देखो ये प्रश्न बहुत बार आएगा, और ये प्रश्न आपके सामने उदाहरण के रूप में भी आएगा, तो दोनों तरीके से बता दूंगा। अगर एक पासवर्ड है ना, उसकी पर्याप्त लंबाई के साथ वो अपर लो, है ना, लोअर लो, है ना, लोअर अक्षरों, संख्याओं, वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण बताऊं, जैसे अगर आप कर रहे हो पासवर्ड का यूज कर रहे हो, तो जैसे किसी का नाम महेश है तो उसको अपना नाम का पहले MAHESH, ठीक है, हो गया, हैशटैग यूज कर लिया उसने। अब उसको अपना मान लो डेट ऑफ बर्थ 07 है, ठीक है, @ अगर 2001 में जन्म लिया, तो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बना सकता है ताकि उसको याद भी रह जाए और अच्छा पासवर्ड भी हो जाए। तो इसमें अब क्या है, क्या क्या चीजें, देखो मैं बताऊं बेस्ट पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। एक तो उसके अंदर होना चाहिए अपर केस, मतलब जो बड़े वाला अक्षर होता है ना शब्दों का, कैपिटल लेटर, बाकी के सारे स्मॉल लेटर या बाकी के स्मॉल लेटर को भी होना चाहिए उसके अंदर।
एक स्पेशल की, हैशटैग हो गया, @ हो गया, इनका होना चाहिए और नंबर का प्रयोग होना चाहिए। तो अगर आपको अलग अलग प्रकार के पासवर्ड बनाकर भी दिखा देगा तो उस जिस पासवर्ड के अंदर ये सारी चीजें होंगी वो पासवर्ड एकदम करेक्ट होगा। और थ्योरेटिकल पर्सन आए तो उसमें ये लिखा होगा अच्छी लंबाई के साथ, जिसमें अपर केस के अक्षरों का प्रयोग, लोअर केस के अक्षरों का प्रयोग, संख्याओं का और आपके सामने विशेष वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उसी को आपके सामने क्या कहा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज इट डेंजर टू एक्सेस योर प्राइवेट ईमेल्स ऑन एन ऑथेंटिफिकेशन ओपन पब्लिक नेटवर्क। क्या होता है, क्या डेंजर होता है आपके सामने आपके प्राइवेट ईमेल्स को इंक्रिप्शन करने के लिए ओपन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने किसी का वाईफाई जोड़ दिया और उस वाईफाई से आपने क्या कर लिया, उस वाईफाई से जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए वहां पर वाईफाई को कनेक्ट किया, अगर आप अपनी ईमेल वगैरह खोल रहे हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स कैन इजीली इनक्रिप्ट, रीड और स्टील द रॉ ट्रांसफर डाटा। साइबर अपराधी स्थानांतरित किए गए कच्चे डाटा को आसानी से इनक्रिप्ट करके पढ़ सकते हैं या चुरा सकते हैं। मतलब अगर आप दूसरे व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंट ईमेल भेज रहे हो तो उस ईमेल को सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से हैक कर सकता है। क्या कर सकता है, उसको सामने वाला व्यक्ति है ना वो आसानी से हैक कर सकता है और उसको पढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑपरेशनल यूटिलिटी ऑफ ए पासवर्ड मैनेजर। एक पासवर्ड मैनेजर की मूलभूत परिसंचालन उपयोगिता क्या होती है, क्या होती है। टू सिक्योरली स्टोर जनरेट एंड ऑर्गेनाइज द मल्टी यूनिक इंक्रिप्शन पासवर्ड। कई अद्वितीय इंक्रिप्टेड पासवर्डों को सुरक्षित रूप से संग्रहित, उत्पन्न और व्यवस्थित करना। क्या करना, बहुत अलग अलग प्रकार के जो पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, पासवर्ड मैनेजर में देखो जो गूगल वगैरह होती है ना उसके अंदर पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं, जो गूगल वगैरह होती है ना उसके अंदर जो पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं ना उनका प्रयोग किया जाता है। अब वो पासवर्ड मैनेजर्स का काम क्या होता है, जो गूगल वगैरह में जो पासवर्ड मैनेजर वगैरह बनाए जाते हैं उन पासवर्ड मैनेजर्स का काम क्या होता है वो क्या करता है, जैसे आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है ना, आपके सामने जीमेल आईडी और अन्य कोई अगर मान लो आपके क्या बना रखे, आपने पासवर्ड बना रखे, उन सभी पासवर्ड को सेव करके रखेगा इंक्रिप्शन कोड के रूप में। किसके रूप में, इंक्रिप्शन कोड के रूप में, ताकि आसानी से उनको कोई चुरा ना सके। कोड के रूप में उनको सेव करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, उनको इंक्रिप्शन पासवर्ड के रूप में स्टोर करके रखने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। What is the information security policy within an enterprise structure? एक उद्यमी संरचना के भीतर सूचना सुरक्षा नीति क्या कहती है, क्या कहती है। संपत्ति संरक्षण नियमों, उपयोगकर्ता प्रतिबंधों और सुरक्षा योजना को परिभाषित करने वाला एक अनौपचारिक दस्तावेज होता है। सूचना सुरक्षा नीति क्या होती है आपके सामने, टू ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द एसेट्स प्रोटेक्शन रूल्स है ना, यूज रेस्ट्रिक्शन एंड द सिक्योरिटी प्लान। देखो ये होता है आपके सामने कि कोई भी, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई उसके नीचे यूजर प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिखा रहता है ना, तो यही है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो मेहनत की ना उसके उस संपत्ति को संरक्षित करने के लिए है ना, उपयोगकर्ता को कौन कौन से प्रतिबंध किए गए हैं, कैसे कैसे उस चीज से संबंधित सिक्योरिटी बनाई गई है और आपके सामने कैसे एक औपचारिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच एसेट इज द मोस्ट वैल्यूएबल टू एन अटैक इफ ए यूजर लीव देयर वाईफाई राउटर डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड अनचेंज। यदि कोई उपयोगकर्ता अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट प्रशासनिक पासवर्ड अपरिवर्तित छोड़ देता है तो हमले होने के प्रति कौन सी संपत्ति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। क्या होती है, यदि कोई उपयोगकर्ता, कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट प्रशासनिक पासवर्ड, मतलब जो कंपनी की तरफ से आपके सामने जो पासवर्ड है वो आते हैं उनको चेंज नहीं करता तो क्या आपके सामने सूचना चेंज हो सकती है। क्या होता है आपके सामने, सही आंसर क्या होगा, संपूर्ण स्थानीय वायरलेस नेटवर्क नियंत्रण और उससे जुड़ा ट्रैफिक, द कंप्लीट लोकल वायरलेस नेटवर्क कंट्रोल एंड कनेक्टेड वाईफाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा भाई, आपका जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई से अगर आप जो भी डाटा ट्रांसफर करते हो, अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति वाईफाई को हैक कर लेता है तो उससे क्या होता है आपके सामने, उससे आपका जो जितना भी जो डाटा है ना जो ट्रांसफर हो रहा है उसको आराम से क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसको कोई भी आसानी से व्यक्ति है वो पढ़ सकता है। तो वाईफाई को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए अगले वाले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़े। What does the email snooping cyber crime attack involve? ईमेल स्नूपिंग में
ईमेल स्नूपिंग में साइबर अपराध हमले में क्या शामिल होता है? तो ईमेल स्नूपिंग में स्नूपिंग क्या होता है आपके सामने कि ईमेल वगैरह पे आपके सामने कोई इलीगल आपके सामने लिंक वगैरह दे देता है और आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका जो सारा सारा जितना भी डाटा वो उड़ जाता है। उसको ईमेल स्नूपिंग के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसमें? alternating email headers so that the message appear to organize from a non trusted source। ईमेल हेडर को बदलना ताकि संदेश किसी ज्ञात और विश्वसनीय स्रोत से होता हुआ प्रतीक हो। ठीक है, ईमेल स्नूपिंग अपराध हमले में क्या शामिल होता है? ईमेल हेडर को बदलना ताकि संदेश किसी ज्ञात और विश्वसनीय स्रोत से होता हुआ प्रतीक हो। देखो जैसे कि मान लो कि अगर आपका YouTube चैनल है तो क्या करेंगे हैकर वगैरह ना आपको ये कहेंगे कि भाई हम आपके साथ ब्रांड डील करना चाहते हैं, और उस ब्रांड डील के बहाने वो आपके साथ क्या करते हैं भाई आपके सामने इस प्रकार के जैसे ब्रांड डील किसकी तरफ से भेज रहे हैं, मान लो कि आपको फिजिक्स वाला की तरफ से भेज रहे हैं कि भाई हमारी किसी बुक का प्रमोशन कर दो, तो वो क्या करेंगे ऐसी एकदम फिजिक्स वाला की जैसी एकदम सेम टू सेम जीमेल बनाएंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर उस पर ध्यान नहीं देना तो वो आपके सामने क्या होगा सेम टू सेम जीमेल लगेगी। और जब आपके सामने वो उस लिंक अगर उसने कोई लिंक वगैरह दे रखा है या कोई ब्रांड वगैरह कुछ ऐसा अगर कोई पीडीएफ वगैरह भेजी होती है, जैसे उस पर क्लिक करते हो आपके सारा जो डाटा है वो क्या हो जाता है लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसी को ईमेल स्नूपिंग कहा जाता है। मतलब अगर सामने जो ओरिजिनल कंपनी है उसकी जैसी कॉपी करके हुबहू ईमेल बनाई गई जिसके माध्यम से कि आपका डाटा है उसको क्या हो सके चुराया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। अगले वाला प्रश्न है टू सिक्योर योर वेब ब्राउजर फ्रॉम ट्रैकिंग यू शुड रेगुलरली क्लियर योर ब्राउजर। अपने वेब ब्राउजर को ट्रैकिंग से सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से अपने ब्राउजर का कौन सा डाटा साफ रखना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? कुकीज एंड कैप्चे ब्राउजिंग हिस्ट्री। आपको क्या करनी चाहिए? कुकीज और कैश ब्राउजिंग इतिहास कैश हिस्ट्री है ना आपके सामने, कौन सी हिस्ट्री? कुकीज वाली हिस्ट्री है, उसको हमेशा साफ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है काफी बार जो एडवेयर आ जाते हैं, क्या है काफी बार क्या है जो हैकर वगैरह होते हैं ना वो एडवेयर वगैरह आपके मोबाइल के अंदर आपके सामने डाल देते हैं, जिससे आपके सामने के जो उन एडवेयर होते हैं वो भी एक प्रकार के वायरस होते हैं, वो कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपका फोन वगैरह है लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह वो ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको समय समय पर कुकीज और कैप्चा वाली जो ब्राउजिंग मेमोरी होती है हिस्ट्री होती है ना, उसको हिस्ट्री नहीं ये अलग प्रकार की हिस्ट्री होती है जो आपके सामने अलग अलग वेबसाइटों पे आपके सामने उनका कुछ मटेरियल वगैरह आपने डाउनलोड किया तो वो हट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। व्हाट बेसिस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन प्रिवेंट अनऑथराइज्ड सिस्टम वाइड अल्टरनेशंस। कौन सा बुनियादी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन अनधिकृत सिस्टम व्यापी परिवर्तनों को रोकता है? तो कौन सा रोकता है आपके सामने? उपयोगकर्ता खाता नियंत्रण यूएससी को सक्षम बनाने और एक मजबूत उपयोगकर्ता खाता पासवर्ड स्थापित करता है। देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए क्या करता है आपके सामने स्ट्रॉन्ग यूजर पासवर्ड को बनाता है अलोंग विद यूजर अकाउंट कंट्रोल। क्या बनाता है? जो आपके सामने खुद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, वो आपके सामने क्या है खुद जब उसके अंदर अगर आपकी ओरिजिनल अगर आपने विंडो डाल रखी ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द की सेफ्टी रूल रिगार्डिंग द प्राइवेसी ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट आप जो भी चलाते हो उसके अंदर आपके सामने एक सुरक्षा का एक प्रमुख नियम कौन सा होता है? जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर गोपनीयता का उसमें एक प्रमुख सुरक्षा का नियम क्या होता है भाई आपके सामने सोशल नेटवर्किंग साइट पे? restricting your profile visibility to trusted friends and avoid sharing sensitive identification। अगर सोशल मीडिया पर अपना जो प्राइवेसी रखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपकी जो प्रोफाइल विजिबिलिटी है जो प्रोफाइल है उसको हमेशा लॉक रखना चाहिए है ना, और आपको कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको आगे जाकर दिक्कत दे सकती है उसको किसी को भी शो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है टू सिक्योर ए स्मार्टफोन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस इफ इट इज फिजिकली लॉस्ट और मिसप्लेस्ड वन मस्ट इन्फोर्स। यदि स्मार्टफोन भौतिक रूप से खो जाता है गलत जगह पर रख दिया जाता है तो अनाधिकृत पहुंच
के खिलाफ इसे सुरक्षित रखने पर क्या लागू करना चाहिए। मतलब अगर आपका स्मार्टफोन है ना, क्या तो खो गया है या आपने गलत जगह रहकर भूल गए हो, तो अगर वो किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं आना चाहिए तो आपको क्या करें। भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर, आपके अंदर फोन पे भी चल रहा होगा, आपके सामने कोई पर्सनल चीजें भी होंगी, आपके सामने जीमेल और वो भी बहुत सी चीजें होंगी, तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, आपके सामने एक कंप्लीट लॉक स्क्रीन, पिन, पासवर्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिजिटल लॉक स्क्रीन होनी चाहिए भाई आपके सामने, उस पर एक पासवर्ड लगा होना चाहिए, पिन, पासवर्ड और बायोमेट्रिक भी लगा होना चाहिए, है ना। तीनों की चीजें होना आपके सामने जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से अगर आपका, और जितना लंबा पासवर्ड होगा ना उतना मुश्किल होता है उसको हैक करना। कोशिश करो 4 के बजाय 6 से 8 शब्दों तक का पासवर्ड बनाना की कोशिश करो, इजी पड़ता आपके लिए। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है भाई आपके लिए। चलिए अगले वाला प्रश्न है, while performing online banking restriction you must always manually log in through। ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करते समय आपको हमेशा किसके माध्यम से मैनुअल रूप से लॉग इन करना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन लेन देन करना चाहते हो, ऑनलाइन आपके सामने ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हो, तो आपको किसके माध्यम से लॉगिन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर कोई वेबसाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से, द ऑफिशियल वेरीफाइंग बैंकिंग वेब पोर्टल एंड सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन। आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा पता है कि ये जो वेबसाइट है, जो आपके सामने ये वेबसाइट है, ये एकदम सिक्योर वेबसाइट है ना, उन सिक्योर वेबसाइट के माध्यम से आपको क्या करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए। हर कोई वेबसाइट के माध्यम से आपको कभी भी लॉगिन है वो नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया, एकदम सिक्योर वेबसाइट के माध्यम से कोशिश करो लॉगिन करने की। ऐसे लॉगिन करने करोगे हर किसी से तो आपको नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम आपके सामने गलत होने वाला है, सही होने वाला भाई एकदम। मतलब अगर आपने क्या क्या एसबीआई जैसी, एसबीआई में अगर आप मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हो और आपने क्या कर दिया, उसमें गलत तरीके से उसके अंदर लॉगिन वगैरह कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट यूनिक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर मस्ट नेवर बी शेयर्ड विद एनीवन टू प्रोटेक्ट योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। आपके यूपीआई पेमेंट इंटरफेस खाते को सुरक्षित के लिए कौन सा विशिष्ट पहचान कारक किसी को साझा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे या अन्य भीम पे, कोई भी यूज कर रहे हो, तो आपको कौन सी चीज है वो किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका कितना भी निजी आदमी। क्या नहीं करनी चाहिए, योर सीक्रेट पर्सनल यूपीआई पिन और ट्रांजेक्शन वन टाइम पासवर्ड। आपको जो यूपीआई के जो पिन होते हैं ना, किसी को शेयर मत करो। क्या है, आपके जो यूपीआई के जो पिन होते हैं ना वो किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, और आपको ओटीपी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आपको ओटीपी भी नहीं बताना चाहिए अगर किसी प्रकार का ओटीपी आए तो, और ना ही आपके सामने किसी भी प्रकार का जो यूपीआई पिन है उसको बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है इस ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करें, व्हाट फिजिकल सिक्योरिटी चेक शुड यू परफॉर्म बिफोर इंसर्टिंग ए डेबिट कार्ड इनटू ए पॉइंट सेल मशीन। क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन के अंदर अगर एटीएम डाल रहे हो तो आपको कौन सी चीजें पहले चेक कर लेनी चाहिए। कौन सी चेक कर लेनी चाहिए आपके सामने, इंस्पेक्ट द कार्ड स्लॉट टू फिजिकल स्कीमिंग डिवाइस और ओवरले कंपोनेंट। भौतिक स्कीमिंग उपकरणों या ओवरले घटकों के लिए कार्ड स्लॉट का निरीक्षण। मतलब इस प्रकार से चेक कर लें भाई, आपके सामने जो मशीन के अंदर कार्ड डालने की जगह होती है ना, वहां पर आपके सामने कोई इस प्रकार का उपकरण तो नहीं लगा दिया गया जो आपके कार्ड के डाटा की क्या कर रहा है भाई, चोरी कर सकता है। समझ में आ गया, इस प्रकार की चीजों से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका कार्ड वगैरह स्कैन हो गया तो फिर आपके सामने दिक्कत हो सकती है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर भी हो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले वाला, व्हाट इज द क्रिटिकल सिक्योरिटी रूल व्हेन यूज ए माइक्रो एटीएम इन ए रूरल और ए रिमोट लोकेशन। ग्रामीण दूरस्थ स्थान पे माइक्रो एटीएम का उपयोग करते समय एक सुरक्षा मानक नियम क्या होता है। मतलब आप क्या करे गांव में या आपके सामने जो माइक्रो एटीएम का उपयोग करे, किसका प्रयोग करे हो, एक माइक्रो एटीएम नहीं तो छोटे वाले एटीएम होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी गांव में ई मित्र वाला हो गया या फिर सामान्य कोई भी दुकान की जिसने उस संस्थान से संबंधित आपके सामने क्या ले रखी है, ब्रांच ले रखी है, वो क्या कर सकता है, वहां से पैसे निकाल कर दे सकता है। तो इस प्रकार की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सील्डिंग द कीपैड व्हाइल एंटरिंग योर पिन एंड वेरीफाइंग द मर्चेंट टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। पिन दर्ज करते समय कीपैड को ढकना और मर्चेंट टर्मिनल की पहचान को स्थापित करना। मतलब सामने वाला जो
ई मित्र वाला या आपके सामने और कोई दुकान पे जहां से पैसे निकला कर लेकर आ रहे हो, वो व्यक्ति आपका जो पिन लगा रहे हो ना, उन पिन को नहीं देख पाए। क्या नहीं भाई, उन पिन को वो नहीं देख पाए, किसी भी तरीके से आप उसको छिपा लेना है। क्यों देख पाएगा, तो कभी ना कभी उसका मिसयूज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, to guarantee the maximum e-wallet security and what precautions should be deployed regarding the auto login features। अधिकतम e-wallet सुरक्षा की गारंटी के लिए ऑटो लॉगिन सुविधाओं के संबंध में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। काफी बार ऑटो लॉगिन हो जाता ना, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑटो लॉगिन अक्षम करके और प्रत्येक लेनदेन के लिए स्पष्ट प्रमाणीकरण दीवार का कॉन्फ़िगरेशन करना। मतलब जैसे वॉलेट वगैरह में पैसे रहते हैं, क्या हो गया, आपके जो वॉलेट वगैरह में पैसे रहते हैं, ये यूपीआई लाइट वगैरह के अंदर पैसे रहते हैं, इनमें आपने सीधा ट्रांजैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, उनके अंदर सीधा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है भाई आपके सामने, है ना। यूपीआई लाइट में आपके पैसे पड़े हुए, फोन पे वगैरह के अंदर कोई किसी ने स्कैन किए और आपको ट्रांसफर कर दी। फोन का केवल आप अगर कभी आपके सामने पासवर्ड वगैरह अगर कोई की आदत तो इस प्रकार से कर सकता है, तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है वो हो सकता है। तो इसको बस यही कि आपको इस प्रकार के ऑटो लॉगिन जो सिस्टम होते हैं उनको हमेशा ऑफ रखना चाहिए, और हमेशा भाई एक स्टेप या 2 स्टेप इस प्रकार के वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है, तभी पेमेंट करने से आपको फायदा मिलता है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है, विच टेक्निक इन्वॉल्व कैप्चरिंग क्रेडिट कार्ड नंबर इलीगली बाय ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डिवाइस एट कॉम्प्रोमाइज मर्चेंट फिजिकल काउंटर्स। क्या बताया गया है, किसी तकनीक से समझौता किए गए मर्चेंट भौतिक काउंटर एवं स्टोरेज अटैच्ड डिवाइस के माध्यम से क्रेडिट कार्ड नंबरों को अवैध रूप से कैप्चर करना शामिल होता है। मतलब आप क्या करें, काफी बार जो एटीएम वगैरह मशीन होती है ना, इसके पास में कुछ लोग ऐसे डिवाइस लगा देते हैं जो क्या करते हैं, आपके एटीएम नंबर और आपके पिन नंबर उनको स्कैन कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का जो इलीगली ये काम किया जाता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, स्कीमिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्कीमिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है भाई आपके सामने। देखो इतने हार्ड लैंग्वेज के प्रश्न लेकर आए हो ताकि आपको आदत लग जाए हार्ड प्रश्नों के करने की भी। इजी वे में समझा रहा हूं आपको, लेकिन क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लेकर आए ताकि आपको समझने में हार्ड। अगर इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रश्न आ गया तो बच्चे परेशान ना हो। अगले आ रहा है, व्हाट शुड एक कंज्यूमर इंस्टेंटली डू इफ देयर स्मार्टफोन कंटेनिंग लिंक्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप इज स्टोलन। यदि किसी उपभोक्ताकर्ता को लिंक्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप वाले स्मार्टफोन चोरी हो जाते तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए। भाई आपके फोन में हर इंसान के फोन में सारा डाटा भाई आपके सामने वो रहता है, उसके बैंक से संबंधित या अन्य डाटा वो सारा रहता है। तो अगर वो मोबाइल है, अगर उस व्यक्ति का चोरी हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी कार्ड चैनल यूपीआई बाइंडिंग और सक्रिय क्रेडेंशियल को फ्रीज करने के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें। मतलब अपना क्या है, जितने भी उसके जो कार्ड वगैरह हैं, है ना, उसके अंदर जो लगे हुए हैं, साथ के साथ उसके जितने सक्रिय क्रेडेंशियल्स हैं उसको फ्रीज करने के लिए तुरंत बैंक में आपको संपर्क करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें, इस सेफर प्रैक्टिस while setting up the application privilege on a modern smartphone is to। आधुनिक स्मार्टफोन एवं एप्लीकेशन विशेष अधिकार ऐप परमिशन सेट करते समय एक सुरक्षित अभ्यास क्या हो सकता है। मतलब आधुनिक स्मार्टफोन पर एप्लीकेशन विशेष अधिकार ऐप परमिशन सेट करते हुए, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो जो ऐप होता है वो आपसे क्या मांगता है, परमिशन मांगता है। क्या मांगता भाई, परमिशन मांगता आपको, कि आपको लोकेशन की परमिशन, फोटो की परमिशन, या आपके सामने जो वीडियो की परमिशन, कोड रिकॉर्ड करने की परमिशन, अलग अलग प्रकार की परमिशन मांगी जाती है। तो अगर कोई भी ऐप अगर आपसे परमिशन मांग रहा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य एप्लीकेशन संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम पहुंच की समीक्षा करना और केवल वही प्रदान करना। मतलब इस प्रकार की ही आपके सामने परमिशन देनी है। जैसे आपके सामने अगर कोई वीडियो एडिटिंग ऐप है तो उसको वीडियो और फोटो से संबंधित ही परमिशन दो। कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, लोकेशन रिकॉर्ड कर रहा है, उसको उससे क्या मतलब है। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही जानना जरूरी है कि कौन से ऐप को कौन सी परमिशन जरूरी होती है, वही परमिशन देना आपको आवश्यक। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है आपके सामने, और आपके वेब यूजर है उनके लिए भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होता है। मुख्य एप्लीकेशन संचालन के लिए आवश्यक जितनी न्यूनतम पहुंच की समीक्षा होती है वही प्रदान करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें,
what function does the user account control UAC serve in Microsoft Windows platform? माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेटफॉर्म में यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएससी का क्या कार्य करता है? मतलब आपके सामने क्या होता है, कौन सा फंक्शन है वो यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएससी को के अंदर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। किसमें काम करता है भाई आपके सामने? It altered the text administration before any program triggered action required evaluate administrative privileges। यदि किसी भी प्रोग्राम द्वारा प्रशासनिक विशेष अधिकार की आवश्यकता वाले कार्य को ट्रिगर करने से पहले डेस्कटॉप प्रशासन को संचेत करता है। मतलब यूएससी का काम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एक यूएससी होता है, यूजर कंट्रोल अकाउंट। ये क्या करता है? अगर आप कोई भी अगर अपना जब ये क्या काम करता है, अगर मान लो आप कोई भी सरकार कोई भी जॉब लग रही, बैंक में जॉब लग रहे हो, तो अगर यूएससी अलाउ कर रखा ना, तो अगर आप अपना काम जब शुरू करोगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो पहले आपसे ओटीपी मांगेगा या फिर आपका अंगूठा मांगेगा, कुछ ना कुछ आपका वेरिफिकेशन करवाएगा, उससे पहले आपके सामने नए बताए शुरू करेगा। समझ में आ गया? तो काम करने वाला व्यक्ति उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, What does the social engineering fundamentally means in the cyber attack framework? साइबर हमलों संरचनाओं में सोशल इंजीनियरिंग का शब्द का मूल रूप से क्या अर्थ होता है? मतलब क्या चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? व्यक्तियों की सुरक्षा प्रक्रियाओं को तोड़ने या गोपनीय डाटा का खुलासा करने के लिए मानवीय मनोवैज्ञानिक हेरफेर करना। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? जैसे आपने ये काफी बार सुना होगा कि काफी हैकर्स आपके सामने मैसेज करते हैं कि भाई मैं आपका दोस्त महेश बोल रहा हूँ, है ना, मैं इस प्रकार की समस्या में फंस गया हूँ, मेरे पास 1000 रुपए डाल दो। आपने 1000 रुपए डाल देते हैं, मैं इससे पूछता हूँ मैंने 1000 रुपए डाल दिए, वो कहता है मैंने तो तेरे से मांगे नहीं, तूने किसके पास डाल दिए? बाद में पता चलता था कोई हैकर है, ये होता है। या फिर आपके साथ पास ऐसे मैसेज आते हैं कि आपने जीते हैं 1000 रुपए, तुरंत इस ऐप को डाउनलोड किए, और आप ऐप डाउनलोड करते हो, आपके अकाउंट में 1000-1200 थे वो उठ गए। तो इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है कि आपको ऐसा ट्रस्ट दिलाया जा रहा है कि जो आप काम कर रहे हो ना वो एकदम सही कर रहे हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक हैकर ने आपका साथ क्या कर दिया, एक हैकिंग कर दिया भाई आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही है। व्यक्तियों की सुरक्षा प्रक्रिया तोड़कर गोपनीय डाटा का खुलासा करने के लिए मनोवैज्ञानिक हेरफेर की जाती है। बैंक की तरफ से पहले आता था ना कि भाई अब तो आपका एटीएम बंद हो गया, आपका एटीएम चालू करने के लिए आपको ओटीपी वगैरह बताना पड़ेगा। अब तो लोग इस बारे में तो सचेत हो गए, तो कोई बताता नहीं है, तो इस वजह से वो करते नहीं है। या फिर आजकल डिजिटल अरेस्ट वाला काम भी खूब चल रखा है। तो इस प्रकार की चीजें काफी होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, Which type of the social engineering involve a cyber criminal targeted phishing attack aimed especially at a high profile executive? किसी भी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग में साइबर अपराधी द्वारा विशेष रूप से उच्च प्रोफाइल अधिकारियों को लक्षित व फिशिंग हमला कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग में साइबर अपराधी द्वारा विशेष रूप से उच्च प्रोफाइल अधिकारियों को, देखो काफी लोग क्या करते हैं कि ऐसे दिखाते हैं कि भाई मैं एसपी सीबीआई से हूं, आपके लड़के ने या आपने कुछ इस प्रकार के गलत ट्रांजेक्शन किए हैं, उसके बदले में आपको ना हमें कुछ पैसा वगैरह देना पड़ेगा। कभी भी कोई भी मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है ना वो सीधा आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। पहली बात तो छोटी सी देखो, कोई भी अधिकारी अगर वो पैसा मांगेगा आपसे, वो भी कॉल पर पैसा मांग रहा है, तो आप उसको कॉल रिकॉर्ड कर दोगे और उसकी तो नौकरी से 2 दिन में हट जाएगा। मूर्ख थोड़ी वो आपसे फोन पर पैसे मांगेगा, है ना। छोटी सी चीज सोचो, और कोई भी पैसा क्यों मांगेगी? कोई भी डिफेंस फोर्सेज पैसा मांगने का अधिकार किसी को होता ही नहीं है। पैसा कभी जमा होता ही नहीं है कोई भी प्रोसेस के अंदर। पैसा तो सिर्फ कहां पर लगता है? पैसा तो कोर्ट के अंदर लगता है, वो जुर्माने के रूप में। और कोई भी अधिकारी वो मूर्ख होता नहीं है कि ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आपसे पैसा मांगेगा तो उसको पता है 2 मिनट में मेरे को कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। आजकल होता है ना ऐसा। तो यही चीज है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बड़े अधिकारी के रूप में दिखा रहा है, आप पे को गलत केस वगैरह की बातें कर रहा है, तो समझ लो कि वो आपके ऊपर फ्रॉड कर रहा है, डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास करना है। इसका हिस्सा होता है स्पेयर फिशिंग या वेलिंग के नाम से जाना जाता है। वेलिंग के नाम से जाना जाता है उसको। How does a typical cyber criminal orchestra an operation targeting unexpected banking victim? एक विशेष साइबर अपराधी अनपेक्षित बैंकिंग पीड़ितों को लक्षित करने वाले ऑपरेशन को कैसे व्यवस्थित करता है? कैसे करता है? गुप्त जानकारी निकालने के लिए नकली अलर्ट के माध्यम से कृत्रिम तत्कालिकता, भय और घबराहट पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे कि आपका अकाउंट का सारा पैसा तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा अगर आपने
अभी आपके सामने इस ओटीपी को नहीं बताया, तो ऐसी बातें करेंगे आपके सामने, है ना, आपने बहुत ही गलत जगह क्या किया है, पैसा वगैरह ट्रांसफर किया, तो इस प्रकार की वो सब चीजें बातें करेंगे और आपको डराने का प्रयास करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता तुरंत, कोई भी चीज है, अगर कोई भी केस होता है वो ऐसा ही नहीं होता, उस पर भी कम से कम इन्वेस्टिगेशन होती है, टाइम लगता है ना। आपको लोकल पुलिस थाना के वाले आएंगे, फोन करेंगे, नहीं करेंगे, फोन तो पहली बात करते नहीं, फिजिकली वो आपको आकर कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत कम कहा जाता है, वो छोटे मोटे मामले के लिए कहते हैं, वरना तो घर पे ही आ जाते हैं। गुप्त जानकारी निकालने या नकली अलर्ट के माध्यम से कृत्रिम तत्कालिकता, मतलब ऐसे कहें कि तुरंत करो ये काम, क्यों, जितना जल्दी करोगे उनको तो इतना फायदा है, टाइम लोगे तो आपके सामने आप धीरे धीरे आप भी खुद चीजों को समझने लग जाओगे, तो वो आपको इमरजेंसी में कोई भी काम करवाने के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वो एकदम करेक्ट होने वाला। कौन सा नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले वाला है, व्हाट इज द टैक्टिकल ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल का आपके सामने एक रणनीतिक परिचालन क्या कार्य करता है, क्या करता है, टू इंस्पेक्ट filter and control the incoming and outgoing network traffic based on present security। देखो जो फायरवॉल का काम क्या होता है, आप फायरवॉल अगर आपके फोन या कंप्यूटर में एक्टिव होती है तो आप हर कोई वाईफाई से अपना फोन नहीं कनेक्ट कर सकते, क्यों, कोई भी अनऑथराइज ऐसा जो जिनके द्वारा हैकर वगैरह बैठे होते हैं, फायरवॉल एक वॉल की तरह काम करता है, आप वाईफाई और आपके फोन के बीच में एक वॉल की तरह काम करेगा, जहां पर वो वॉल है ना, ये जांचती है कि आपके सामने कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं आ रहा है, आपका घर के चारों तरफ चार द्वारी के लिए बनाई जाए, कोई जानवर नहीं आ जा, कोई गलत इंसान नहीं घुस जा, एक लिए बनाई जाना। અહીંયા ही कंप्यूटर का ऊपर नेटवर्क पे एक फायरवॉल बनाई जाए, जिसको काम यही हुआ है कि आपके सामने कोई भी गलत व्यक्ति है ना, बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वह नेटवर्क पर बैठ के न चुरा सके। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, व्हाट फॉर्म ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग मॉलवेयर इन इन्फेक्टेड यूएसबी थंब ड्राइव्स। किसी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग हमले में कॉर्पोरेट पार्किंग स्थल के आसपास मॉलवेयर से संक्रमित यूएसबी ड्राइव छोड़ना क्या शामिल होता है, मतलब कोई भी रेलवे स्टेशन के पास में छोड़ दी, है ना, कोई बस स्टैंड के पास एक ऐसा आपके सामने जो यूएसबी वगैरह छोड़ दिया, या कोई आपके सामने पेन ड्राइव वगैरह छोड़ दिया, जिसके अंदर क्या होंगे आपके कोई मतलब वायरस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आप उस अगर कोई व्यक्ति उसको उठाकर अपने फोन में डालेगा तो तुरंत उसका सारा डाटा उस हैकर के पास चला जाएगा। इसको क्या कहा जाता है आपके सामने, बैटिंग के नाम से कहा जाता है। किसके नाम से, बैटिंग के नाम से। आप राज्य जाओगे, वो मेरे को तो आज यूएसबी मिली है, लेकिन ये नहीं पता कि वो यूएसबी किसी हैकर के द्वारा छोड़ी गई है और आपका ही इससे काम तमाम होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, an attack where a threat actor call an employee claiming to be a technical IT expert to है ना extract network configuration detail is known as। एक हमला जिसमें एक थ्रेट एक्टर खुद को तकनीकी आईटी विशेषज्ञ होने का दावा करता है और कर्मचारी को कॉल करता है ताकि जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विवरण को निकाला जा सके, उसे क्या कहा जाता है। समझ में आ गया, एक हमला क्या होता है, एक हमला होता है जिसके अंदर एक थ्रेट एक्टर खुद को तकनीकी विशेषज्ञ बताएगा कि भाई मैं एक बहुत आईटी प्रोफेशनल हूं, और वो कहता है कि आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विवरण निकाला जा सके, इसके लिए वो क्या करेगा, आपको वॉइस विशिंग करेगा आपके सामने। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक थे बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल हुआ ना, तो वो थारी कॉल करके ना कॉल क्लोन कर लेगो और उनको प्रयोग आपके सामने वो क्या करोगे। काफी बार आपने ये नहीं देखते हो कि एड वगैरह पे रोहित शर्मा का एड चल रहा है कोई बेटिंग ऐप पे, है ना, कभी अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, कभी कोई बड़ा एक्टर आ जाता है, वो कहां से आ जाते हैं, उनके एआई से वीडियो बना दिए जाते हैं, एआई से उनकी वॉइस बना दी जाती है। पहले तो एआई वॉइस क्लोन करना बहुत मुश्किल था, अब तो एआई के माध्यम से बहुत इजी है, बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति वो वॉइस को क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, आधुनिक साइबर सुरक्षा थ्रेड लैंडस्केप का गठन क्या करता है आपके सामने। थ्रेड लैंडस्केप क्या होता है, the aggregation of all active digital vectors, vulnerabilities, threat vectors and emerging exploit। सभी सक्रिय डिजिटल वेक्टर कमजोरियां, थ्रेट एक्टर्स के उभरते कारनामे, एक्सप्लॉइट का कुल समूह किसको के नाम से जाना जाता है, भाई आपके सामने साइबर थ्रेट लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। मतलब वो एरिया है ना जहां पर सबसे ज्यादा हैकिंग वगैरह के चांसेस होते हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है, एक उभरता हुआ साइबर सुरक्षा खतरा क्या है जो संपूर्ण उपयोगकर्ता डेटाबेस को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, हैकर डिस्क्रिप्शन कुंजी जारी करने के लिए वित्तीय भुगतान की मांग कर सकते हैं। रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है आपके सामने, जैसे आप जैसे कि रैंसमवेयर की बात करें, रैंसमवेयर क्या होते हैं, जैसे आपका कोई हॉस्पिटल है,
है ना, आपके हॉस्पिटल का सारा डाटा चुरा लिया उन्होंने, है ना। डिजिटली रहता है हर चीज, वैसे तो इंडिया में तो ऑफलाइन रहता है, लेकिन बड़े बड़े जो विकसित देश अमेरिका, यूएसए, कनाडा, वहां के जितने भी होते हैं वो डिजिटली ज्यादा रखते हैं, फिजिकली डाटा रखते ही नहीं है। अब उनका सारा डाटा चुरा लिया, बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है उनका सब कुछ, है ना। अब कितने हॉस्पिटल में लोग आए, कितनों से कितना पैसा लेना था, कोई भी डाटा नहीं बचा, सारा उड़ गया। अब हैकर है ना, जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बोलेगा कि मेरे को 10 करोड़ रुपए दे, तभी तेरे को सारा डाटा वो लौटाऊं। अब बेचारे को देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो 10 करोड़ मांग रहे हैं, है ना। अगर वैसे उसको उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो यही चीज आपके सामने, रैंसमवेयर ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो गई, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा, जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, उनका पर्सनल डाटा चुरा लेते हैं और फिर उसके बदले, उस डाटा को देने के बदले कुछ पैसे की मांग करते हैं। वो रैंसमवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? रैंसमवेयर के नाम से उनको जाना जाता है। अगले की बात करें, सोशल इंजीनियरिंग का शिकार होना से खुद को व्यवस्थित रूप से बचने के लिए आपको किस प्रकार की सुरक्षा मुद्रा, सिक्योरिटी पोस्चर अपनानी चाहिए? क्या करनी चाहिए आपको? जीरो ट्रस्ट एंड थ्रू द वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बिफोर शेयरिंग एनी रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन। जीरो ट्रस्ट, शून्य विश्वास और किसी भी प्रतिबंध जानकारी को साझा करने से पहले पहचान की गहन आपको सत्यापन करना चाहिए। मतलब सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ है कि चाहे आपको वो कितना भी आपका घर वालों के रूप से बताए कि मैं आपके फादर का जानकार बोल रहा हूँ या आपका जानकार हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, ये हूँ वो, कितना भी आपको ट्रस्ट करके कराने के प्रयास करें, आपको पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। आपका दोस्त बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप उससे कॉल करके पूछो, या उसका अगर घर के पास तो घर पे जाकर पूछो उससे, है ना। या अपने घर वालों से किसी का फोन नंबर लेकर उससे पूछो कि क्या वही बोल रहा है। अगर और कोई है तो इस पर अभी पैसा वगैरह नहीं डालना चाहिए, है ना। समझ में आ गया? या वीडियो कॉल करके देख लो कि चल वीडियो कॉल करके दिखा, तू ही है क्या भाई? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं होती है। आजकल ऐसा ही जमाना है भाई, एक बार आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन चीजें ही ऐसी हैं, ऑनलाइन चीजों पर कोई भी चीज 100% सही हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये कभी नहीं हो सकता। Which techniques involve an authentication entity physically following an unauthorized employee into a secured access office door? किस तकनीक से एक अनाधिकृत व्यक्ति भौतिक रूप से एक अधिकृत कर्मचारी का पीछा करते हुए एक सुरक्षित कार्यालय के दरवाजे में प्रवेश कर जाता है? मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी जैसे एप्पल की कंपनी है ना, उसमें कोई कर्मचारी काम करता है। अब एप्पल कंपनी के अंदर कैसे कैसे काम होते हैं, इन सब चीजों को जानकारी करने के लिए एक हैकर क्या करता है, एक कर्मचारी है ना, उसके फोन को हैक करता है। फिर धीरे धीरे आपके सामने उसके माध्यम से वहां के जो लगभग कर्मचारी है उसको टारगेट करता है, उसके ऐप वगैरह, उसके फोन वगैरह सबको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको टेल गेटिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टेल गेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपके सामने जो पूरा मॉडल पेपर इंट्रोडक्शन टू द साइबर सिक्योरिटी। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। थोड़े टिपिकल पर्सन लिखे आए थे, क्योंकि हार्ड पर्सन भी जरूरी, इजी वाला भी करवा दूंगा आगे जाकर। जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।